आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की पड़ताल करने जा रहे हैं जो अक्सर बहुत शुष्क और तकनीकी लगता है, लेकिन असल में ये भारतीय गणतंत्र की पूरी कार्यप्रणाली का एक तरह से खाका है। हम बात कर रहे हैं संविधान की 12 अनुसूचियों की। बिल्कुल। जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर अनुच्छेदों पर या फिर मौलिक अधिकारों पर चला जाता है। हाँ, सही है। लेकिन ये जो अनुसूचियां हैं, जो संविधान के अंत में एक परिशिष्ट की तरह हैं, असल में वो इंजन रूम है जहां देश को चलाने के नियम, सूचियां और प्रक्रियाएं, हाँ, उन सब का ब्यौरा है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये सिर्फ याद करने वाली लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक यात्रा है उसकी कहानी कहती है। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ प्रचलित स्मारक मतलब मेमोनिक्स, और एक कहानी भी है जी, जिनका इस्तेमाल अक्सर लोग इन अनुसूचियों को याद रखने के लिए करते हैं। पर हम सिर्फ याद नहीं करेंगे, हम इन औजारों का इस्तेमाल करके हर अनुसूची के पीछे का क्यों जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा, सिर्फ 8? जी, सिर्फ 8। आज 12 हैं। तो इसका मतलब है कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं। ये कब और क्यों जोड़ी गईं ये भी हमें जानना होगा। बिल्कुल। और ये जो 4 नई अनुसूचियां जुड़ी, ये अपने आप में भारत की बदलती जरूरतों और राजनीतिक मजबूरियों का सबूत है। तो चलिए पहली 4 अनुसूचियों से शुरू करते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत लोकप्रिय मेमोनिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम? हाँ, इसका पहला अक्षर है टी, जो पहली अनुसूची को दर्शाता है। टेरिटोरीज यानी क्षेत्र। टेरिटोरीज, ओके। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्रों की एक पूरी सूची है। मतलब एक तरह से ये भारत का आधिकारिक नक्शा है। और ये तो बदलता भी रहता है ना, जैसे जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था। बिल्कुल। या फिर जम्मू और कश्मीर का दर्जा बदला तो इसी पहली अनुसूची में संशोधन होता होगा। एकदम सही, ये एक जीवित दस्तावेज है। अब टीयर्स में अगला अक्षर है ई, यानी एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स, वेतन और भत्ते। हाँ, वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची में देश के कुछ सबसे बड़े संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और सीएजी के वेतन और विशेषाधिकारों का जिक्र है। और ये इसलिए ताकि इन पदों की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद आता है ए, यानी एफर्मेशंस एंड ओथ्स। शपथ। जी, शपथ और प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में इन्हीं में से कई पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा प्रारूप दिया गया है। लेकिन सर, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और वो ये कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों पदों की शपथ को इतना मौलिक और महत्वपूर्ण माना गया कि उसे संविधान के मुख्य भाग में ही जगह दे दी गई। अच्छा, मतलब अलग अलग अनुच्छेदों में? जी, जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं की नजर में इन पदों का क्या महत्व था। मतलब ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा का एक वचन है। बहुत अच्छे। और टीयर्स का आखिरी अक्षर है आर, यानी राज्यसभा। राज्यसभा। चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। और ये जनसंख्या के आधार पर होता है ना? बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर। तो ये पहली 4 अनुसूचियां देश का एक तरह से ढांचा खड़ा करती हैं। उसका क्षेत्र, उसके प्रमुख अधिकारी, उनकी शपथ और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये तो हुआ देश का बुनियादी ढांचा। बिल्कुल। लेकिन भारत सिर्फ एक राजनीतिक इकाई तो है नहीं। ये एक विशाल सामाजिक ताना बाना भी है। सही कहा। और शायद यहीं पर 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। मेमोनिक के अगले से ओएफ में एस का मतलब है शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। जी। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसका मकसद इन क्षेत्रों की जो विशिष्ट संस्कृति है, उनके जो हित हैं, उनकी रक्षा करना है। एकदम। और फिर सवाल उठता है कि इन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अलग क्यों रखा गया? हाँ, इसका जवाब हमें ओ के अगले अक्षर ओ में मिलता है, जो आदर्श शेड्यूल्ड एरियाज यानी
छठी अनुसूची को दर्शाता है? आदो शेड्यूल्ड एरियाज। अच्छा, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए और भी ज्यादा मजबूत प्रशासनिक स्वायत्तता के प्रावधान है, जैसे कि स्वायत्त जिला परिषदों का गठन। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हाँ इसे याद रखने के लिए लोग अक्सर ATMM का शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। सर, ये ATMM राज्यों के नाम याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, ये शॉर्टकट ही है। ATMM का मतलब है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अच्छा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन परिषदों को अपने क्षेत्रों में जमीन, जंगल, स्थानीय न्याय और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। वाह, मतलब ये भारत के संघीय ढांचे की खूबसूरती है, ये मानना कि एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। बिल्कुल। इन क्षेत्रों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ इतना अलग है कि उन्हें प्रशासन का एक अलग मॉडल चाहिए था और संविधान ने वो दिया। हाँ, ये सिर्फ प्रशासन नहीं, ये पहचान और गरिमा को मान्यता देना है। अब आते हैं OF के आखिरी अक्षर F पर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। 7वीं अनुसूची। ये शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली अनुसूचियों में से एक है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करती है। और ये बंटवारा 3 सूचियों के जरिए होता है ना? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग। इन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। ओके। और राज्य सूची में पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय हैं, जिन पर राज्य कानून बनाते हैं। सही। और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इस सूची का विकास भी बहुत दिलचस्प है। जैसे शिक्षा को मूल रूप से तो राज्य सूची में रखा गया था। हाँ, बिल्कुल। पर 1976 में 42वें वे संशोधन के जरिए इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। सही कहा। इसके पीछे सोच ये थी कि शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जिसमें केंद्र भी अपनी भूमिका निभा सके। बहुत सही। अब हम अपने निमोनिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के दूसरे हिस्से पर आते हैं, ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम, यहाँ O का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। 8वीं अनुसूची, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। और ये भी एक बढ़ती हुई सूची है। मूल रूप से तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। जी, फिर समय के साथ सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली के लिए एक ट्रिक भी है, नमक। बिल्कुल, नमक। और फिर बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। और यहाँ भी एक रोचक तथ्य है ना, कि अंग्रेजी इन 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल, अंग्रेजी इसमें नहीं है। अब हम उन 4 अनुसूचियों पर आते हैं जो संविधान में बाद में जोड़ी गईं। और यहीं से भारत के बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों की कहानी शुरू होती है। हाँ, ओल्ड पीएम में L का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची। और ये अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। इसका मकसद था भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाना। तो सरकार ने एक तरह से एक संवैधानिक सुरक्षा बॉक्स बना दिया। हाँ, बिल्कुल, यही शब्द है, सुरक्षा बॉक्स। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता था कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव किए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए कानूनों का न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अच्छा। इसके बाद आता है D यानी डिफेक्शन, दल बदल। दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची। ये 1985 में 52वें संशोधन से आई। हाँ। और इसके पीछे का संदर्भ बड़ा नाटकीय था। 70 और 80 का दशक आया राम गया राम के मुहावरे के लिए कुख्यात था। जी। जहां विधायक और सांसद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए रातों रात पार्टियां बदल लेते थे, सरकारें अस्थिर हो जाती थी। ये कानून इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। सर, मतलब अनुसूची 9 पहले संशोधन से और अनुसूची 10 52वें संशोधन से आई। ये संशोधन वर्ष के साथ याद रखने होंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। ओल्ड पीएम के आखिरी 2 अक्षर P और M। और ये भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। बिल्कुल। P का मतलब है पंचायत्स, पंचायतें। 11वीं अनुसूची। इसे 1992 में 73वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। जी। इस अनुसूची ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया
और उन्हें 29 विषयों पर काम करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी। जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, सड़कें, और ठीक इसी के साथ 74 संशोधन के जरिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे एम यानी म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं दर्शाता है। हाँ, इसने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां दी, जिनके पास शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 विषय हैं। ये दोनों अनुसूचियां तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। बिल्कुल, विचार ये था कि लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग अपने स्थानीय मुद्दों पर खुद फैसले ले सकें। एकदम सही। तो अगर हम देखें तो इन 12 अनुसूचियों की यात्रा ही भारत की कहानी है। वाह सर, ये तो बहुत ही सरल है। और इसे याद रखने का एक और तरीका है, एक कहानी। कहानी? हाँ, एक कहानी। कहानी कुछ इस तरह है। एक एसपी ने शपथ लेकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों के साथ अनुसूचित क्षेत्र 5 का दौरा किया। अच्छा, एसपी की शपथ। वहां उन्होंने जनजाति की शक्ति और भाषा को देखा और संपत्ति पर कब्जा करके दल बदल करने का विचार भूल गए। दिलचस्प है। अंत में उन्होंने पंचायत और नगर पालिका का काम देखा, जो 11 और 12 नंबर पे थे। वाह, ये तो पूरी कहानी में सब कुछ क्रम से आ गया। हाँ, एस से स्टेट अनुसूची 1, पी से पैसा यानी वेतन अनुसूची 2, फिर शपथ हो गई अनुसूची 3, राज्यसभा अनुसूची 4 और अनुसूचित क्षेत्र 5 मतलब अनुसूची 5। बिल्कुल। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जनजाति यानी 6ठी अनुसूची, शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची, भाषा 8वीं, संपत्ति पर कब्जा यानी भूमि सुधार 9वीं और दल बदल 10वीं अनुसूची। कहानी के साथ सब कुछ क्रम से याद हो गया। और अंत में पंचायत 11वीं और नगर पालिका 12वीं। मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम विश्लेषणात्मक दिमाग वालों के लिए है, और ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कथाओं से सीखते हैं। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, संविधान के इस जटिल हिस्से को समझ